हेलो। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सन्नी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एक दल का प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के जितने भी 2 नंबर वाले VVI क्वेश्चन हैं वो आज की इस क्लास के अंतिम समय तक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास से पहले वाले आप क्लास को नहीं देखे हैं, जैसे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के जो है कोई भी वीडियो लेक्चर आप नहीं देखे हैं, तो इसी चैनल पे जो है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप जाकर जो है देख सकते हैं। तो आज के क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है जी कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है। एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ होता है कि जब किसी राष्ट्र या देश में किसी एक पार्टी का सत्ता मीन्स राजनीति पे का होता है अधिकार होता है, तो उसे ही हमनी के कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व। जैसे आप सुने होंगे कि भारत जैसे ही आजाद हुआ तो पूरे सत्ता पे लगभग 20-25 साल तक जो है एगो पार्टी का सिंगल पार्टी का राज था, उसका नाम था कांग्रेस। वो जैसी चाहे जो है अपनी सरकार में परिवर्तन कर सकती थी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई लड़ने वाला पार्टी उतना मजबूत उस समय तक नहीं बना था। बात समझ में आया? तो आप कह सकते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व का मतलब क्या होता है। तो जब किसी भी राष्ट्र या देश में कोई ऐसी एक पार्टी जो कई सालों से सत्ता पे जो है अपना अधिकार जमाए हुए है, उसे ही हमनी के कहेंगे एक दलीय प्रभुत्व। ठीक है, लिखल भी है कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ होता है कि जिस शासन व्यवस्था को कोई एक राजनीतिक पार्टी जो है बहुत दिनों से चला रही है, उस पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है और उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी का प्रभुत्व शासन प्रणाली पर नहीं है, तो उसे ही हमनी के कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व। अभी के दौर में जो है आप देख रहे हैं कि 2014 से लेकर के जो है अभी तक मतलब 2025 तक जो है भारत पे जो है किसका अधिकार चल रहा है? बीजेपी का, मीन्स भाजपा सरकार का। लेकिन भाजपा एक दलीय नहीं कहलाएगा, एक दलीय प्रभुत्व नहीं कहलाएगा। अब पूछिएगा क्यों? तब भाजपा अकेले नहीं है, उसका एगो गठबंधन है जिसका नाम है एनडीए। एनडीए में जो है बहुत सारी पार्टियां जो है मिली हुई है, तब जाकर जो है भारत पे जो है ये लोग राज कर रहे हैं। लेकिन ये एक दलीय प्रभुत्व नहीं कहलाएगा। एक दलीय मतलब कि कोई एक पार्टी सिंगल पार्टी जो है पूरे जो है देश पे अधिकार करती है, उस पे नियंत्रण करती है, तो उसे ही हमनी के कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व। बात समझ में अब आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामपंथी दल का तात्पर्य क्या है। मीन्स अगर आप सुने होंगे कि ये पार्टी जो है वामपंथी पार्टी है, तो मतलब क्या आप समझते हैं कि वामपंथी पार्टी क्या होता है? तो वामपंथी पार्टी वैसे पार्टी को कहते हैं जो सरकार से लड़ती है। किसके खिलाफ? गरीबी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। उन पार्टियों को कहा जाता है वामपंथी पार्टी। यानी देश की वैसी पार्टी जो सरकार के खिलाफ लड़ाई करे, गरीबी, अन्याय, बेरोजगारी के खिलाफ, उन्हीं पार्टियों को हम लोग कहते हैं वामपंथी पार्टी। और भारत में ऐसे कई सारी पार्टियां हैं, जैसे आप सुने होंगे साम्यवादी दल, मार्क्सवादी दल, लेनिनवादी दल। तो ये सभी जो हैं जो दल हैं, दल मीन्स पार्टी, ये सभी जो हैं भारत में सरकार के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं या कोई भी देश में किसी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ? गरीबी, अन्याय और उसके बेरोजगारी के खिलाफ, तो ये जो है वामपंथी दल कहलाएंगे। अब अगर कोई भी आपसे कहे कि फलना पार्टी जो है वामपंथी पार्टी है, तो समझिएगा कि वो पार्टी जो है सरकार से लड़ाई कर रही है गरीबी, अन्याय और बेरोजगारी के खिलाफ। बात समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। अगर आपको जो है ये सब समझ में आता है, आपको जो है इससे पहले भारी लगता था और आप इस वीडियो के जो है चाहते हैं कि सर इसका नोट्स वगैरह मिल जाए, इसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाए, इसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का टेस्ट मिल जाए, जो वीडियो मेरा छूट गया है वो वीडियो लेक्चर मिल जाए, तो आप जो है SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो है
आप आर्ट्स के कोर्स को खरीद सकते हैं और आर्ट्स के कोर्स में वो सभी चीजें मिल जाएगी जो आपको परीक्षा में 450 प्लस नंबर दिलवाने में मदद करेगी। ठीक है जी। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तब भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? तो 1950 से हुआ। दलीय व्यवस्था मतलब कि भारत में आप भी जानते हैं 1950 से पहले अंग्रेज जो है राज कर रहे थे, अंग्रेज जो है भारत पे शासन कर रहे थे। तो उस समय दल तो बना था, पार्टियां भी बनी थी, 1885 में ही कांग्रेस पार्टी बना था, लेकिन भारत के सत्ता में भागीदारी वो नहीं कर सकते थे, भारत की राजनीति में वो भाग नहीं ले सकते थे। तो 1948 में भारत जो है आजाद हुआ और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब जाकर भारत में जो है दलीय राजनीति की जो है स्थापना होती है। यानी कि कोई भी पार्टी आता है और पार्टी आने के बाद जो है चुनाव में भाग लेता है और सरकार बनाने में जो है अपनी सहायता करता है। ठीक है, तो वही लिखल है कि भारत में दलीय व्यवस्था का उदय 1950 के बाद हुआ, जब भारत में संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के निर्माण पर से प्रतिबंध को जो है हटा दिया गया। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज जो पहले था तो वो राजनीतिक पार्टियां बने ही नहीं दे रहा था। तो आप कहेंगे सर 1885 में कांग्रेस की स्थापना कैसे हो गई? तो स्थापना हुआ था लेकिन मान्यता उसको नहीं मिला था कि वो राजनीतिक पार्टी है। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखिए भारत में दलीय व्यवस्था 1950 के बाद हुआ, जब भारत में संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के निर्माण पर से प्रतिबंध को जो है हटा दिया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति या समूह जो है राजनीतिक दल का निर्माण कर सकता था और चुनाव जो है लड़ सकता था। इसीलिए भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही कई राजनीतिक पार्टियां भारत में जो है मौजूद थी, जैसे कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल। ये सभी दल जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, अपने अपने दलों की सरकार की स्थापना राज्य में करते थे। इसके बाद भारत बहुदलीय व्यवस्था भी होती गई, जिसमें अनेक दल मिलकर जो है सरकार बनाने लगे। संक्षिप्त कहा है इसीलिए हम इतना छोटा लिखे हैं। अगर कहता कि भाई एकदम विस्तार से लिखिए तो समझ रहे हैं 2-3 पेज में लिख देते हैं। तब भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखेला कहेगा तो हम लोग लिखेंगे कि भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत जो है 1950 के बाद हुआ। इससे पहले जो है पार्टियां थी लेकिन उन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, वो राजनीति में जो है भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन जैसे ही 1950 के बाद जो है संवैधानिक रूप से जो है राजनीतिक पार्टियों को जो है प्रतिबंध हटा दिया गया, तो राजनीतिक पार्टियां जो है या कोई व्यक्ति भी जो है अपना दल बना सकता था और राजनीति पार्टी जो है चुनाव में भाग ले सकती थी और भाग लेकर जो है सरकार बनाने में सहायता कर सकती थी। वैसे कई दल जो है पहले से भी बने थे, जैसे कि कांग्रेस, उसके बाद जो है कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी और कांग्रेस समाजवादी दल, ये पार्टियां भी जो है रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व जो है किस पर है? आप सुने होंगे ये घड़ी जो है चर्चित जो है नाम चल रहा है, चुनाव आयोग पे जो है एगो जो है का लग रहा है, आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वोट चोरी करवाता है। आखिर काहे करवाता है? मतलब कि उस पे आरोप काहे लगा चुनाव आयोग पे? क्योंकि चुनाव का जितना भी काम धाम है चुनाव आयोग ही करवाता है। अब मान के चलिए कि घर में विवाह शादी है, हम जो है उसका जो है मुखिया है, मतलब विवाह शादी करवाना सब जो है मेरे कंधे पे है। तो विवाह में अगर कोई चीज चोरी होगा तो घर के आदमी केकरा कहेगा? हमरे कहेगा। तो इसीलिए चुनाव आयोग पे आरोप लग रहा है कि आप जो है वोट चोरी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं तो सुनिए, भारत में चुनाव का उत्तरदायित्व किस पर है? तब भारत में चुनाव का उत्तरदायित्व जो है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का ही दूसरा नाम है चुनाव आयोग। इस समय चुनाव आयोग जो है 3 सदस्यीय है। चुनाव आयोग जो है कितने सदस्यीय हैं? 3 सदस्यीय हैं। मतलब चुनाव आयोग में 3 गो मेन सदस्य है। पहला एगो व्यक्ति होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 गो होता है अन्य चुनाव आयुक्त। बात समझे?
आपसे पूछेगा कि भारत में निर्वाचन का जो है उत्तरदायित्व किस पर है, तो आप बताएंगे कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व जो है निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग पे है। चुनाव आयोग जो है अभी कितना है, 3 स्तरीय है। एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो जो है अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपसे पूछ रहा है, राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं भाई। मतलब ये राजनीतिक दल जो है वो सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। तब भाई राजनीतिक दल जो है सरकार में भागीदारी इस प्रकार से करते हैं कि राजनीतिक दल जो है अपने अपने सदस्यों को चुनाव में उतारते हैं। चुनाव में उतारने के बाद अगर उनके सदस्यों की जीत हो जाती है तो सरकार बनाने में जो है उनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि बिना राजनीतिक दल के सरकार कभी बनेगा ही नहीं, प्रतिस्पर्धा होगा नहीं। प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक दल में भागीदारी इस प्रकार से करती है कि राजनीतिक दल के जीते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही जो है सरकार बनती है। राजनीतिक दल ही किसी सरकार को जो है चलाते हैं। भाजपा सरकार चला रही है, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है सरकार चला रही है। क्यों चला रही है, तो उसके पीछे रीजन है। वो अपने अपने पार्टियों का जो है अलग अलग जगह से जो है का उतारते हैं, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि। वही लोग जीत करके जाते हैं संसद में, तो वो लोग जो हैं कहते हैं कि नहीं हमर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, हमर व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनेगा। बात समझ में आई कि राजनीतिक दल जो है सरकार में कैसे भागीदारी करती है। तो राजनीतिक दल अपने अपने सदस्यों को चुनाव लड़वाती है और वही व्यक्ति चुनाव लड़के जाते हैं तो सरकार बनाने का काम करते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आप कहीं से विधायक में खार हुए, तो आपके बिना सरकार नहीं बनेगा। और कहेंगे सर कैसे, तो आप जो है 2 में वोट दे सकते हैं। मान के चलिए आप विधायक का चुनाव लड़ गए, या तो आप विपक्ष में बैठेंगे या तो आप पक्ष में बैठेंगे। पक्ष में जाएंगे तो सरकार बनाएंगे, आप विपक्ष में बैठेंगे तो सरकार के गलतियां खोजेंगे, यानी कि आपके बिना सरकार नहीं चल पाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। चुनाव आयोग में आप 4 गो सुधार करवाना चाहते हैं। कौन कौन सा सुधार करवाना चाहते हैं, तो पहला सुधार करवाना चाहते हैं कि धर्म, जाति और बाहुबल की राजनीति पर जो है रोक लगना चाहिए। कि हमर धर्म के है तो हमरे वोट देगा, हमर जाति के है तो हमरे वोट देगा। या राजनीति जो है बाहुबल, कि भाई नेता लोग अगर बाहुबल मतलब समझते हैं पैसा से बरियार रंगदार होता है तो ऊपर डरे आदमी वोट दे देता है तो वो जीत जाता है। तो धर्म, जाति और बाहुबल की राजनीति पे नियंत्रण करना होगा, रोक लगाना होगा। केंद्र और राज्यों के सदनों का चुनाव एक साथ करना होगा, मतलब सांसद और विधायक का चुनाव एक के बार करवा दीजिए, जिससे जो है भारत का पैसा जो है बचेगा। जो पैसा बचेगा गरीबों के सहायता में लगा दीजिए भाई, है कि नहीं। तब विधायक के चुनाव कहियो बिहार में हो रहा है, कोनो महीना में, कोनो साल में यूपी में होगा, तो कोनो में झारखंड में होगा। 29 राज्य में कोनो ना कोनो महीना में जो है का चुनाव चलते रहता है। संसद का चुनाव 5 साल में एक बार होता है। तो वही कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य के जो है सदनों का चुनाव एक के बार में करवा दीजिए। ठीक है। तीसरा है कि दल बदल कानून की सख्ती से अनुपालन कीजिए। अब आप पूछेंगे कि सर दल बदल कानून का होता है। दल बदल कानून होता है कि मान के चलिए कि हम लालू जी के पार्टी से जो है विधायक बने, हम जो है 2 महीना बाद जो है बदल के चल गए नीतीश कुमार के पार्टी में कि ने भाई हम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव के नहीं। तो उस पे जो है लालू यादव के पार्टी जो है दल बदल कानून के तहत हमरा पे केस कर सकती है कि नहीं तुम हमर पार्टी से जीतल था तो तुम नीतीश के कैसे सपोर्ट कर दिया। तो ये कानून के जो है पालन अभी सख्ती से नहीं हो रहा है। आप भी देखे होंगे कि कोनो केकरो देने पलट जाता है। तो हम चाहेंगे, सुधार करवाना चाहेंगे कि दल बदल कानून की सख्ती से जो है अनुपालन करना चाहिए। और चौथा, आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन हो। अब कहेंगे सर ये आचार संहिता का होता है। आचार संहिता चुनाव के 48 घंटा पहले चुनाव के प्रचार प्रसार को रोक दिया जाता है,
4 गो व्यक्ति कहीं भी बैठ के चर्चा नहीं कर सकता है, उसी नियम को आचार संहिता कहते हैं। लेकिन काई होता है, चुनाव कल सबेर में है तो आज रात के जो है पैसा बटाए लगेगा, तो ये आचार संहिता लगल है फिर भी जो है पालन नहीं हो रहा है। तो आचार संहिता का भी जो है सख्ती से अनुपालन होना चाहिए। तो ये 4 गो जो है हम सुधार करवाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है बाबू कि एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए, एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या सरकार की इकाइयां केंद्र के अधीनस्थ होती है। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश पारित कर सकती है। ब्रिटेन, नेपाल एकात्मक व्यवस्था की सरकारें हैं। अब एकात्मक व्यवस्था मतलब समझिए, एकात्मक व्यवस्था मतलब होती है वैसी व्यवस्था जिसमें एक ही सरकार जो है राज्य को और केंद्र सरकार दोनों को कंट्रोल करे। अब एग्जांपल से समझिए, आप सुने हैं कि बिहार में जो है अलग पार्टी का जो है मुख्यमंत्री है, अब भाई केंद्र में जो है अलग पार्टी का प्रधानमंत्री है। तो केंद्र वाला अगर बिहार के कहेगा कि नहीं ऐसे चल, तो चलवे नहीं करेगा, काहे कि दोनों अलग अलग पार्टी है। तो एकात्मक जो है व्यवस्था नहीं है। एकात्मक व्यवस्था मतलब कि केंद्र सरकार में भी हमरे प्रधानमंत्री हो, राज्य सरकार में सभी राज्यों में भी जो है हमरे प्रधानमंत्री हो, मतलब हमरे मुख्यमंत्री हो, तो वो कहलाएगा एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था जो है भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ब्रिटेन में है, नेपाल में है एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटेन और नेपाल में जो है मुख्यमंत्री कौनो नहीं है, एक के गो जो है प्रधानमंत्री वो पूरा देश को चला रहा है। ठीक है, ध्यान रखे। तो एकात्मक व्यवस्था जरा में एक के गो सरकार होके। ठीक है जी, चलिए स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं भाई। स्वतंत्रता एगो जो है लिबर्टी के अंग्रेजी शब्द से जो है बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। स्वतंत्रता जो है लिबर्टी शब्द से बना हुआ है, जो अंग्रेजी का शब्द है। लिबर्टी का मतलब होता है बंधनों से अभाव या मुक्ति, मीन्स आजादी। अब स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की जो है छूट दी जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वतंत्रता से मतलब क्या है, तो स्वतंत्रता से हम यह समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सके, उसी को जो है स्वतंत्रता कहते हैं। बात समझ गए। जैसे हमारा YouTube पे पढ़ावे के मन है तो आप पढ़ाइए, अगर कोई रोक रहा है तो वो स्वतंत्रता नहीं है। अगर हमारा मान के चलिए आज जिलेबी खाए के मन है, हम खा रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। अगर नहीं खा रहे हैं, मन है नहीं खा रहे हैं, तो भाई हम स्वतंत्र नहीं हैं। बात समझ गए। स्वतंत्रता मतलब अपनी इच्छा से हम कुछ भी कर सकें, स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है बाबू कि दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार को लिखिए। दलीय प्रणाली के जो है लोकतंत्र के आधार है और यह जनता और सरकार के बीच का एक कड़ी है। दलीय प्रणाली 3 प्रकार का होता है। पहला एक दलीय प्रणाली, दूसरा द्विदलीय प्रणाली और तीसरा जो है बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली मतलब कि कोई देश में सिर्फ एक ही पार्टी होगा और वो ही जो है सरकार बनाएगा। द्विदलीय प्रणाली मतलब कि कोई देश में सिर्फ 2 ही पार्टी हो सकता है, वही 2 लड़ेगा चुनाव। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होता है तो कोनो 2 पार्टी चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, और बहुदलीय मतलब कि जहां पे अनेक पार्टियां जो है चुनाव में भाग लेवे, जैसे कि भारत। आपको जान करके हैरानी होगी कि भारत में जो है 2500 से भी अधिक जो है पार्टियां हैं। ठीक है, 2500 से भी अधिक पार्टियां हैं। चलिए निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के कार्य क्या होता है बताइए। तो निर्वाचन आयोग के जो है 2 कार्य है। पहला मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची मतलब कि वोटर आई कार्ड सभी का बनाना, उसका जो है लिस्ट बनाना। और दूसरा है कि चुनाव संपन्न करवाना। चुनाव करवाना ये निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का ही जो है काम है, ध्यान रखेंगे। चलिए चुनाव आयोग के क्या काम था, पहला मतदाता सूची बनाना और दूसरा जो है चुनाव संपन्न करवाना।
अब जो है लास्ट क्वेश्चन है कि एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। ऐसी व्यवस्था देश में कई पार्टियां होती है किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास जो है सत्ता होती है, अन्य पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती है, उसे ही एकल आधिपत्य दल व्यवस्था कहते हैं। एक दलीय प्रभुत्व पहला क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन सेम एक आंसर होगा कि ऐसी व्यवस्था जिस देश में जो है सिर्फ एक ही पार्टी का जो है पूरे देश पर जो है अधिकार हो। बात समझ गए। जैसे कि अन्य पार्टियां इतना कमजोर है, इतना छोटा है कि वो पार्टी के खिलाफ लड़िए नहीं सकता है। जैसे स्वतंत्रता के बाद से ही जो है केवल कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में रही। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो सत्ता में सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही, और 1952 के पहले 1957 1967 के तीसरे आम चुनाव में जो है विशाल बहुमत मिला। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस से प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन भी नहीं कर सकती थी। कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी था पहले, ठीक है, 400 सीट कांग्रेस अकेले जीत जाता था। ठीक है जी। तो एकल आधिपत्य व्यवस्था का मतलब है कि वैसी व्यवस्था जिसमें कोई देश में जो है पार्टियां तो बहुत सारी हो, लेकिन एक ही पार्टी का अधिकार जो है कई सालों से चलता आ रहा हो, उसे एकल आधिपत्य दल व्यवस्था हमनी के कहते हैं। बात समझ गए। इस चैप्टर के 11 को क्वेश्चन रहे, और कौन सा क्वेश्चन आपको जो है याद नहीं हुआ ये जो है हमें बताइए। और अगर गलती से कोई क्वेश्चन नहीं याद हुआ तो भाई उस वीडियो को आप दोबारा देखिए, एकदम याद हो जाएगा। और हमने बताया कि इसके पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं, आप जो है पीछे वाले क्लासेस का या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कोई भी हो, तो आप जो है SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। आपके दुख और समस्या जो है आधा छोड़िए 90% जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।